नमस्कार बच्चों, ज़हरास क्लासेस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज़हरा आपके सामने प्रस्तुत हूँ दूध का दाम पाठ का दूसरा भाग लेके। इस पाठ के रचयिता हैं प्रेमचंद और यह आपकी आरो पुस्तिका से लिया गया पाठ है। तो बच्चों, पिछली भाग में हमने देखा था किस तरह से भूंगी और उसका पति जब मर जाते हैं तो उसके बाद उनका अनाथ बच्चा जो होता है उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, और भूंगी ने जो कि अपने मालिक ज़मींदार के बच्चे को अपना दूध पिलाया था, उसके जाने के बाद उसके बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इसमें हमने पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से ये दो बच्चे होते हैं। एक तो बड़े परिवार में जन्म लिया हुआ होता है और बाबू महेशनाथ जो गांव के ज़मींदार हैं, शिक्षित व्यक्ति थे, उनका बच्चा था जिसको भूंगी ने अपना दूध पिलाया था। और वहीं पे भूंगी का जो 3 महीने का बेटा था जिसको वो छोड़ के जाया करती थी, जिसे भरपूर खाना नहीं मिल पाता था, वो बच्चा किस तरह से पलता है। एक समय ऐसा आता है जब भूंगी भी दुनिया से चली जाती है, भूंगी का पति भी दुनिया से चला जाता है, तो उसका बेटा जो होता है मंगल, वो किस तरह से अकेले अपने जीवन को बिताता है और किस तरह का उसके साथ बर्ताव होता है, क्योंकि एक वो बहुत इस तरह की जात से आता है जिसमें कि समाज में उस वक्त उसको एक बहुत कमतर माना जाता था। तो आज ये दूसरे भाग में हम देखते हैं कि क्या होता है। दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं बच्चों और रीडिंग करते हैं। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी। कह नहीं सकते थे। जो कुछ भी हो, उसने तजवीज़ की कि आज मंगल को, तजवीज़ यहाँ पे बच्चों, तजवीज़ का जो मतलब होता है वो है किसी तरह का वो निकालना, तजवीज़ करना यानी किसी तरह की आइडिया निकालना, ठीक है, एक किसी को कुछ आइडिया या सलाह देना, ठीक है। तो उसने सलाह दिया कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने पूछा। क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था। किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू आखिर तू भंगी है कि नहीं? तो ये चीज़ें देखिए, ये दो बच्चों के बीच का इंटरेक्शन है, जहाँ सुरेश, जिसको कि मंगल की माँ भूंगी ने अपना दूध पिला के बड़ा किया था, वहीं पे मंगल है जिसका कोई देखने वाला नहीं है उसके माता पिता के जाने के बाद। तो ये बिल्कुल अनाथ बच्चा जो है, ज़मींदार के घर के आगे एक बड़ा सा जो पेड़ होता है उसके नीचे ये अपना जीवन बसर करता है। एक टाट पे वो सोता है और इनकी जूठन खाता है। तो यहाँ पे एक दिन एक ऐसा मौका आया कि ये बच्चे खेल रहे थे और उनके खेल में एक बच्चे की कमी पड़ गई। तो सुरेश जो था, जो ज़मींदार का लड़का था, वो उसने मंगल को कहा कि तुम आओ हमारे साथ खेलो। तो यहाँ पे मंगल पीछे हटता है क्योंकि वो जानता है कि समाज में ऐसे लोगों की किस तरह का इनको जगह मिली हुई है। मुंशी प्रेमचंद ने इस पाठ के माध्यम से ये जो सामाजिक कुछ चीज़ें चलती हैं, आज भी हमारे समाज में है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा जाता है, जो एक जात पात का जो एक अंतर है, इस तरह की चीज़ें, या काम से छोटा बड़ा देखा जाता है, तो ये चीज़ें समाज में आज भी हैं बहुत। उस समय भी सारी चीज़ें बहुत जिसको बोलते हैं कि प्रखर होके रहती थी, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के दिखती थी, लोगों में भेदभाव की भावना थी। तो यहाँ पे बच्चों के बीच में भी ये भावना इस पर्टिकुलर इस एविडेंस में, इस इवेंट में दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं
और एक बच्चा जो है खेल में एक बच्चे की कमी होती है, मंगल पे नज़र पड़ती है, तो सुरेश उसको आइडिया देता है, सुरेश उसको एक सलाह देता है, तजवीज़ करता है कि तुम आओ, हाँ हमारे साथ खेल में शामिल हो जाओ। तो यहाँ पे मंगल अपनी औकात जानता है, मंगल अपनी सामाजिक पोजीशन जानता है। वो कहता है नहीं, मैं यहाँ खेलूँगा, अभी मालिक मुझे देखेंगे तो मुझे मारेंगे कि मैं कैसे तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल अलग हो जाओगे और मुझे छोड़ दोगे पिटने के लिए। तो उस पे सुरेश जो ज़मींदार का लड़का है वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा देखने के लिए और हम लोग घोड़े की सवारी खेलेंगे, तुम घोड़ा बनना, हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे। देखिए यहाँ भी बच्चों की मानसिकता देखिए कि उस नीची जात वाले बच्चे को वो कहते हैं कि तुम घोड़ा बनो और हम तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मानसिकता जो है ये बचपन से ही बच्चों के दिलो दिमाग में भी पनपने लगती थी। तो यहाँ पे मंगल को एक डाउट होता है कि क्या पूरे टाइम में जितने बच्चे हैं सब मेरे ऊपर ही चढ़ के सवारी करेंगे। तो इस डाउट को अपने क्लियर करने के लिए वो बोलता है क्या मैं पूरे टाइम घोड़ा बनूंगा या सवारी भी करूंगा। तो इस पर थोड़ा सा सारे बच्चे, सुरेश जो है उनको ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगता है, टेढ़ा लगता है कि क्योंकि कोई भी उस बच्चे को अपने ऊपर बैठाना नहीं चाहता था। बाद में उन्होंने अपने खेल को जारी रखने के लिए उससे कहा कि तुम्हें अपने पीठ पे कोई नहीं बैठाएगा, तुम तो भंगी हो, तो भंगी के बच्चे को या भंगी को हम अपने पीठ पर कैसे बैठाएंगे। तब देखिए क्या मंगल का जवाब होता है। मंगल भी कड़ा हो गया, बोला मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चढ़ हो, आप तो मज़े से सवारी करेंगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे ये इनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे दोबारा अपने मान लो मैं घोड़ा बन जाता हूँ तो तुम मुझे घोड़ा बनाओगे। तो ये कहते हैं कि तुम तो भंगी हो, तुमको कौन बनाएगा, तुम तो जानते ही हो, तो तुमको कौन बनाएगा। तो यहाँ पे ये बाद में ये कहता है कि लेकिन इतना जान लो कि मैं जो हूँ भले ही भंगी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने ही तुमको अपना दूध पिला के बड़ा किया है, पाला है। तुम जो हो मेरी माँ का ही दूध पीकर इतने बड़े हुए हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। और तुम जो हो जब तक मुझे सवारी करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूँगा और ना ही मैं तुम लोगों को सवारी करने दूंगा अपने ऊपर, ठीक है, और मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोग तो बड़े चगड़ हो, बड़े चालाक हो, तुम लोग पूरा टाइम घोड़ा घोड़ा बना लोगे मुझे और मुझे बनने नहीं दो, मुझे सवारी नहीं करने दोगे, मेरे ही ऊपर सवारी करोगे और आप तो मज़े में सवारी करेंगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा। चगड़ का मतलब बच्चों यहाँ पर चालाक होता है, ठीक है, धूर्त जिसको कहते हैं, चगड़, चतुर, ठीक। सुरेश ने डांट कर कहा तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया, मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर बहुत खा खाकर थल थल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुक कर कहा आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी ना कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा तो हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ फिर मैं बनूंगा। तो यहाँ पे आपस में बच्चों की खींचातानी होती है, एक दूसरे के ऊपर सब जो है आरोप लगाते हैं कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं। तो यहाँ पे सुरेश मंगल को बार बार बोलता है घोड़ा बनने के लिए और मंगल कहता है मैं तैयार नहीं हूँगा जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों के ऊपर भी बैठ के सवारी करने का। और वो यहाँ पे दौड़ना भागना शुरू हो जाता है, मंगल उस जगह से भाग जाता है और सुरेश जो है क्योंकि वो ज़मींदार का लड़का है, अच्छा खाना खाता है, उसका बहुत आवभगत उसकी घर पे होती है, तो उससे क्या हो गया वो बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि शारीरिक जो था उसका बल वो कम था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था और खाने की वजह से उसका शरीर जो था वो बहुत फूल चुका था, जिसकी वजह से उसको दौड़ने में दिक्कत होती थी। तो जब ये दौड़ भाग चलने लगी, उस दौड़ भाग में ये मंगल तो तेज़ भागा लेकिन यहाँ पे इसकी सांस फूलने लगी सुरेश की, और बाद में उसने रुक के उसको धमकाया
सुरेश ने मंगल को धमकाया कि घोड़ा बन जाओ, नहीं तो अगर मेरे हाथ लग जाओगे तो तुम्हारी मैं पिटाई कर दूंगा, और तुम्हें तो घोड़ा बनना ही पड़ेगा। तो बाद में इन लोगों ने इस बात को माना कि नहीं ठीक है, तुम भी घोड़ा बनोगे और हम भी घोड़ा बनेंगे, दोनों को बराबर समय मिलेगा घोड़ा और सवारी करने का। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों ने से बोला, देखते हो उसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया। मुतालबा यानी जिसको कहते हैं कि रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, या उसकी ये बात सुन के जो है सुरेश ने जब ये चीज़ें रखी सामने कि ठीक है हम भी घोड़ा बन जाएंगे, तो मंगल बोला ठीक है। जब मंगल ने अपनी शर्त रखी कि ठीक है तुम घोड़ा बनोगे तो फिर मैं भी बनूंगा। तो यहाँ पे सुरेश कहता है कि देखो कितना चालू है, क्या यह इस तरह की रिक्वेस्ट सुन के उसके साथियों ने बोला कि ठीक है बुला लो उसको, बदमाशी कर रहा है, क्योंकि वो भंगी का बच्चा है, भंगी है वो। तो तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। तो मंगल कुछ दूर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी, और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर ज़रूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गाउदी। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तीनों बच्चे बुलाते हैं और खेलते हैं आपस में, और मंगल को यहाँ पे इन लोगों की चालाकी पता चल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मंगल थोड़ी देर तो घोड़ा बनता है, लेकिन सुरेश क्योंकि मोटा होता है, उसकी दोनों रान यानी टांगों के बीच से वो अपने आप को सिकोड़ता हुआ निकल के भाग जाता है। और जैसे ही वो निकल के भागता है तो सुरेश के जो बेस होता है वो हट जाता है और वो धड़ाम से नीचे, वो जैसे ही नीचे गिरता है उसका रोना शुरू हो जाता है। और इस रोने की वजह से वो जो आवाज़ आती है एक इंजन की सीटी की आवाज़ जैसी होती है, और इस आवाज़ से वो उसकी माँ के कान तक जब ये आवाज़ पहुँचती है तो वो बोलती है कि देखो सुरेश कहीं रो रहा है, उसको देखो किसी ने पिटाई तो नहीं की। और इतने में जो है सुरेश चला आता है, और सुरेश आके क्या करता है, यहाँ पे आके शिकायत करता है। सुरेश आके शिकायत करता है कि मेरी जो है इस तरह से मेरे साथ मंगल ने किया है और मैं जो हूँ गिर गया हूँ। और ये शिकायत सुन के जो है उसकी माँ उसका आंसू पोंछती है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर उसकी माँ उसको इतना प्यार प्रेम देती है कि वो प्रेम में बिगड़ चुका होता है। जब भी वो रोता है तो वहाँ पे वो उसको कभी मेवे, कभी फल, कभी मिठाइयाँ दे के उसके रोने को वो कर देती है, उसके रोने को चुप करा देती है। और इस तरह से उसको क्या कहते हैं कि एक बल मिल जाता है सुरेश को। लेकिन इतना अधिक प्यार जो करते हैं, इतना अधिक प्यार उसकी माँ करती है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको प्रेम मिल जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट एकदम हो जाती। उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से उसके शरीर के साथ भी काम हुआ कि उसको शरीर में जितनी ज़्यादा उसको ज़रूरत था भोजन का, उतना भोजन ना लेके उससे कहीं ज़्यादा भोजन वो लेता था, तो वो उसके शरीर पर भी उसका एक विपरीत असर होता था। ज़रूरत से ज़्यादा वो मोटा हो गया था, जिससे उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई थी और शरीर खाली फूला जा रहा था। बच्चों, यहाँ गावदी का मतलब होता है, ये एक फारसी वर्ड है, और गावदी का मतलब होता है नासमझ, यानी कि मूर्ख जिसको कहते हैं। तो ये बिल्कुल मूर्ख टाइप का, बेवकूफ़ टाइप का जिसको बोलते हैं, वो उस तरह का बच्चा ये हो गया था। क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति जो थी वो अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करता था। क्योंकि उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम मिलता था। अब आगे क्या हुआ, माँ ने पूछा
क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन वह सुरेश कस्में खाने लगा। जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे। तो यहाँ पे देखिए सुरेश ने अपनी कमी ना बताकर पूरी चीज़ें मंगल पे डाल दी। और देखिए यहाँ फिर मैं बता रही हूँ कि बच्चों के दिलो दिमाग में भी ये चीज़ें कि उसने मुझे छू दिया। छूना भी एक बहुत उस दौर में जो एक नीची जात का बंदा होता था, उसको कोई कोई बड़े जात का व्यक्ति को अगर वो टच कर देता था, छू देता था, वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। देखिए ये भावना बच्चों में भी थी। उसने आके क्या सीधे बताया अपनी माँ से सुरेश ने कि मुझे मंगल ने छू दिया है। इसकी माँ जानती थी कि मंगल जो है एक बहुत ही निरीह यानी कमज़ोर किस्म का बच्चा है और वो ये काम नहीं कर सकता। उसकी शरारतों में वो डाउट उसकी मदर ने किया, शंका यानी डाउट किया। लेकिन सुरेश जब अपनी माँ के सामने कस्में खाने लगा तो उनको विश्वास करना पड़ा। तो विश्वास इनको होने लगा कि नहीं ये सही कह रहा है, बच्चे ने ज़रूर उसको छुआ होगा। लाजिम का मतलब अवश्य हो गया, यानी कि यहाँ पे विश्वास करना उसको ज़रूरी हो गया, लाजमी हो गया। अब क्या हुआ कि माँ ने उसको बुलाया, सुरेश को सामने मंगल को डांटा कि क्यों तुमने मंगल को छुआ, तुमसे तो मैंने मना किया था। उसने फिर मंगल ने बोला कि मैंने उसको छुआ नहीं है, वो गिर गया है इस वजह से रो रहा है। चोरी और सीना जोरी, देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते की देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहां से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा के शरारत सूझती है आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी ना आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता है। उसी खंडहर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पोंछ सकती थीं और खूब फूट फूट कर रोया। उस क्षण टॉमी भी उससे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। तो यहाँ पर जब मंगल ने बोला कि मैंने मारा नहीं है, खुद से आके गिर गया है ये खेल में, तो यहाँ पर उसकी माँ जो है, जो ज़मींदारनी है, वो बहुत चिढ़ जाती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, उसको डांटती है, भला बुरा कहती है। लेकिन इस डर से कि उसे मैं छू दूंगी अगर मंगल को तो मुझे नहाना पड़ेगा, वो उसे मारती नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं, अच्छी खराब गालियाँ, सब कुछ उसने मंगल को दे डाला और इस तरह से वो डांटने लगी कि तुम जो हो रोटियां खा के मुफ्त की यहाँ पे शरारत तुम्हारे अंदर भर चुकी है और अगर मेरे दरवाजे पे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। खून पी जाऊंगी यानी बिल्कुल उसको बिल्कुल ये होता है कि जो इतना हद से ज़्यादा उसका गुस्सा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ बच्चों पैवस्त होना यानी धंस जाना, दिल के अंदर घुस जाना। मतलब उनको ये लगता है कि अगर लकड़ी भी से भी मैं उसको छूती हूँ तो जिस तरह से बिजली के तार से बिजली प्रवाहित हो जाती, उसी तरह छड़ी के रास्ते भी उसकी जो कमी है, जो गंदा समझा जाता है, तो वो सब उसके देह में, उसके शरीर में पूरा पैवस्त हो जाएगा, घुस जाएगा उसके रास्ते से। छूत का जो एक वो है उसके रास्ते, छड़ी के रास्ते उसके शरीर में घुस जाएगा। अब ये सारी चीज़ें देख के मंगल को सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं था, गैरत यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन वो बच्चा डर जाता था। क्यों? क्योंकि उसको सहानुभूति, सहारा देने वाला कोई नहीं था।
वो ये सारी डांट सुन के, गालियाँ सुन के वो चुपके से अपना सकोरा उठाता है, जो मिट्टी का उसका बर्तन होता है, अपना टाट जिस पे वो सोता है, वो उठाता है, अपने कंधे पे रखता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। और ये प्रण करता है दिल ही दिल कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, बहुत होगा तो मुझे यहाँ खाना नहीं मिलेगा, और मुझे जब खाना नहीं मिलेगा तो मैं भूख से मर जाऊँगा। लेकिन उसमें भी क्या हर्ज है, क्या करना है, इस तरह से जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसको मालूम था कि इस पूरे गांव में उसके लिए कोई ठिकाना नहीं था, सिर्फ एक जगह जो उसका पुराना घर था, जहां वो अच्छे दिनों की स्मृतियां, मेमोरीज को वो याद करता था और अपना आंसू वहां पे बैठ के पोंछता था। और वो वहां पहुंचा, वहां जाके वो खूब रोता है, और उस समय जो उसका दोस्त होता है टॉमी, वो भी उसे ढूंढता वहां पहुंचता है, और दोनों एक दूसरे के साथ वहां बैठे होते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी गायब होती जाती थी। बचपन की बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी, मैं तो भूखा लेट रहूंगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है, यो हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपनी श्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा, मैं नहीं जाता। तो यहाँ पे बच्चों, इस इतने पोर्शन में जब ये बच्चा आके अपने खंडहर जैसे घर में अपनी मेमोरीज को याद करके, बीते दिनों को याद करके रोता है और सारी शिकायतें करता है, और तब उसका दोस्त जो है वहाँ आता है और आके बैठता है उसके साथ, जो टॉमी होता है। तो वो जब बैठता है उसके पास, तो उससे अपनी स्मृतियां बैठ के सोचता है। उसी समय क्या होता है, दिन का प्रकाश कमज़ोर होने लगता है, क्षीण यानी कम होने लगता है, घटने लगता है, और धीरे धीरे रात का समय होता है। उसके अंदर की जो ग्लानि थी, जो उसके अंदर की शिकायतें थी, वो भी क्या होने लगी, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। किसके बल पे कमज़ोर होने लगी, क्योंकि वो बच्चा भूखा था, और जो भूख थी उसे ऐसा लगता, भूख जो थी उसके शरीर के रक्त को पी रही थी, और भूख जो है उसके शारीरिक बल से ज़्यादा बलवान होती जा रही थी, यानी भूख उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। और जैसे ही भूख हावी हो रही थी, वो अपने सकोरों की तरफ देखता, जो मिट्टी का जो उसका कटोरा होता है उसके ऊपर देखता है। वो उसे बार बार याद आता है कि अगर मैं वहाँ होता मालकिन के पास, तो वहाँ पे शायद मुझे जूठी मिठाइयाँ ही खाने को मिल जाती सुरेश की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, टूटा फूटा घर है, और यहाँ मुझे सिर्फ धूल फांकने को मिलेगी। तो वो अपने दोस्त से ही, जो एक सांकेतिक भाषा में उसे सलाह करता है कि टॉमी, क्या तुम खाना खाओगे, तुम तो खा लोगे, मैं तो भूखा ही लेट रहूँगा। मतलब ये अपने मन को तसल्ली देता है कि तुम्हें खाना है तो तुम जाओ, मैं तो अकेले ही भूखा ही लेट रहूँगा। तो इस पे जो टॉमी है, जो कुत्ता है, वो अपने ही सांकेतिक भाषा में, अपने लहजे में उसको जवाब देता है कि अपमान तो हमारे ही लिए बना है, और हमको हमेशा अपमानित होना है जीवन भर, और इससे हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यहाँ टॉमी अपना उदाहरण देता है कि कोई कभी उसे लट्ठा मार देता है, कोई कभी उसे भगा देता है, डंडा मार देता है, तब भी वो चिल्लाता है और फिर दुम हिलाते हुए उसके पीछे जाता है। और वो कहता है कि हम तुम इसीलिए दुनिया में आए, क्योंकि हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमें इसी तरह से अपमानित, जलील होके अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। लेकिन फिर भी मंगल उसको मन ही मन कहता है कि तुम जाओ, तुम खा लो, तुम्हें जो मिले, मेरी परवाह मत करो। तो यहाँ पे उसका दोस्त, क्योंकि टॉमी उसका दोस्त है, तो वो उसको अपने ही भाषा में कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम्हें भी साथ लेके जाऊँगा। तो मैं भी नहीं जाता, भूखों मर जाओगे, तो क्या तुम जीते रहोगे, मेरा कौन बैठा है जो रोएगा। यहाँ भी वही हाल है भाई, कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी, क्यों टॉमी,
और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल दिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज़, हाँ मलाई। तो यहाँ पे एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और जो टॉमी होता है वो कहता है मैं भी नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क होता है कि तुम भूख से मर जाओगे। तो वो कहता है कि मर जाएंगे तो कौन हमारे लिए रोने के लिए बैठा है। तो कोई रोने के लिए नहीं बैठा है। तो वहाँ टॉमी भी कहता है कि उसकी जो संगिनी थी, जो उसकी जो कुतिया थी, उसके साथ भी इसी तरह का उसने व्यवहार किया, उसे छोड़ के भाग गई। अब उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद ये सारी बातें करने के बाद इन लोग के दिमाग में आता है, क्योंकि भूख इन लोग के ऊपर बच्चों इतना हावी हो जाती है कि इनके दिलो दिमाग पे एक युक्ति सोचती है कि चलो हम लोग फिर से चलते हैं वहाँ। और अब तो खाना सबने खा लिया होगा, सुरेश ने और बाबूजी ने, और इन लोग की थालियों में घी से चुपड़ा हुआ खाना होता है, मीठी मीठी मलाई होती है, और जो बचा हुआ खाना होता है वो अब जो है नौकर उसे बाहर फेंकने जा रहे होंगे। तो हो सकता है कि वो हमें पुकार रहे हों, हमें देने के लिए आवाज़ लगा रहे हों। तो इस मंशा से, इस युक्ति से उनको एक बल मिलता है और उनको दोबारा जाने का मौका वहाँ पे एक बहाना मिल जाता है। सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखे हमें खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वो धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरौठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर था कि कोई डंडा न मार दे। नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था इसे, भागा भागा ऐसा ही। तो यहाँ पे ये इसी युक्ति के साथ ये लोग एक आस बंधाते हुए चले जाते हैं और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो आपस में बात कर रहे हैं कि देखो खाना हो सकता है। मंगल कहता है कि हो सकता है मुझे ढूंढ रहे हो खाना देने के लिए। तो उस पर टॉमी कहता है तुम कोई पुरोहित थोड़े ही हो, एक दो बार मंगल मंगल बोलेंगे उसके बाद ले जाके खाने को नाले में डाल देंगे। तो यही सब सोच विचार करके ये पहुँचते हैं ज़मींदार के घर और वहाँ पे जाके देखते हैं तो अभी खाना परोसा जा रहा होता है और जो टॉमी होता है वो सब्र का बांध टूटता है और वो घर के अंदर बरामदे में बैठ जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि किस तरह से थाली परोसी जा रही है। और लेकिन डर भी है उसके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए और डंडा मार दे। वहीं पे नौकर जो हैं आपस में बात करते हैं कि भाई आज मंगल तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बोलता है कि भाई उसको आज डांट पड़ी है, इसीलिए शायद वो यहाँ से भाग चला है। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया। सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेश नाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पतल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था। हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। तो यहाँ पर मंगल जो है देखता है कि सबने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद जो है अब उनकी जूठन आ रही है। वो देखता है कि अब मालिक जो हैं महेश नाथ जी वो खा के अब हुक्का पिएंगे, सो जाएंगे। सूरज जो है माँ की कहानियाँ सुनते सुनते सो जाएगा और वो बेचारा यहाँ बैठा खाने का इंतज़ार करेगा। तो जब वो ये सब सोच रहा होता है उतनी देर में जो है घर का नौकर जो है वो जूठन जो है वो लेके जाता है फेंकने के लिए। लेकिन उसे ये लगता है कि मुझे किसी ने नहीं पुकारा और जैसे ही वो नौकर को देखता है वो तुरंत सामने आ जाता है।
और जैसे अंधेरे में वो कोने में खड़े होकर देखता है, तो वो फेंकने जब नौकर जाता है तो वो सामने आ जाता है। और ये भूख जो है उस बेचारे को बिल्कुल भी उसमें संयम नहीं रहने देती, और वो सोचता है कि कहीं मुझे ना मिलकर ये खाना कहीं नीचे, कहीं नाले में न चला जाए। नौकर जैसे ही मंगल को देखता है कहता है, अरे तुम यहाँ हो, हम तो ये खाना फेंकने जा रहे थे, अच्छा हुआ, चलो आओ आके ये खाना खा लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे की व्यथा देखिए। एक बिल्कुल छोटी जात का बच्चा जिसके न माँ न बाप, और किस तरह से वो बच्चा जो है वो थोड़े से खाने के लिए वो अपनी गैरत को कहीं रख देता है, वो अपनी सोच को कहीं रख देता है, और वो सिर्फ खाने के लिए वो परेशान होता है। जबकि ये वही बच्चा होता है जिसका हिस्से का खाना उसकी माँ जो है भूंगी, वो इस ज़मींदार के बच्चे को खिला देती है, यानी अपना दूध पिला देती है। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिनमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ में टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दिया। तो बच्चों, यहाँ पर देखो किस तरह से एक बच्चा अपनी व्यथा, अपनी दिल की बात रख रहा है कि उसे जो है जूठन खानी पड़ रही है उस बच्चे की, जिस बच्चे का पेट भरने के लिए मंगल की माँ ने उसके हिस्से का खाना उस सुरेश को खिला दिया, अपना दूध पिला दिया। तो यह मंगल कहता है कि देखा टॉमी, किस तरह से ये भूख जो है वो किस तरह से हम लोग के ऊपर हावी होती है। ठीक है, पेट की आग बहुत बेकार होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये ऐसी होती है पेट की आग कि यह लात मारी हुई रोटियां, जिसको मैंने लात मार दिया था, वो भी मतलब इतनी ये आग हावी हुई कि जिन रोटियों को मैं ठुकरा के आया था वही रोटियों के चक्कर में मुझे वापस आना पड़ा। अगर मैं नहीं आता तो ये भी खाने को नहीं मिलती। और यहाँ पे ये बच्चा अपनी व्यथा बताता है। जूठन को हाथ में लेके टॉमी को खाना देकर खाने लगता है, और टॉमी से ही कहता है कि मेरी माँ ने इनके लड़के को दूध पिलाया। और दुनिया जो कहती है, ये दुनिया में ये प्रचलित है कि दूध का कोई मोल नहीं होता है। माँ के दूध का कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई चुका नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मेरे हिस्से का दूध मेरी माँ ने सुरेश को दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे बदले में क्या मिल रहा है? यही है दूध का दाम, कि मैं जूठन खा रहा हूँ केवल इसलिए कि मैं समाज में एक अपेक्षित जो एक कैटेगरी है, एक छूटी हुई कैटेगरी है, जो नीचे की कैटेगरी है, मैं उसको बिलोंग करता हूँ। तो ये दूध का दाम मुझे इस तरह से मिल रहा है। तो ये बच्चों बड़ा एक मार्मिक सा जो है यहाँ पे चित्रण किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और ये चित्रण जो है ये हमें उस समय या अभी भी समाज के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक जिसको बोलते हैं डिफरेंसेस हैं, वो अभी भी हैं और उस दौर में भी थे, और उसका इन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने उसका एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये कुछ अभ्यास आपके बुक में ही हैं, आपके किताब में हैं। भूंगी की मृत्यु के बाद मंगल की क्या स्थिति हुई थी? तो मृत्यु के बाद मंगल अनाथ हो गया था। वो दिन भर महेश बाबू के घर के आसपास ही घूमता रहता था, जूठन खाता था, मिट्टी के बर्तन में उसको ऊपर से खाना दिया जाता था, उसके साथ कोई बच्चा नहीं खेलता था, और वो मकान के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे रहता था। उसके पास एक फटा टाट था जिस पे वो सोता था और अपने बर्तन को उस पे रखता था, यहाँ तक कि वो सुरेश की उतारी हुई चीज़ों को, उतरे हुए कपड़ों को भी वो पहनता था।
सुरेश और मंगल के बीच क्या झगड़ा हुआ? तो ये तो पहला प्रश्न का उत्तर है। मैं फटाफट बाकियों का भी आपके सामने एक छोटा सा सबका आंसर बता देती हूँ। सुरेश और मंगल के बीच क्या झगड़ा हुआ? इस पाठ के अनुसार सुरेश मंगल को घोड़ा बनाने पर तुला हुआ था, उस पर सवारी करना चाहता था, लेकिन मंगल भी चाहता था कि वो घोड़ा अगर बने तो सुरेश को भी सवारी कराए, तो सुरेश भी उसे घोड़ा बनकर सवारी करवाए। तो यहाँ पे सुरेश चाहता था कि मंगल केवल घोड़ा बनकर उसे सवारी करवाता रहे, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अब यहाँ पे मंगल के दुर्दिनों के में उसका सबसे अच्छा मित्र कौन था? बच्चों, कौन था सबसे अच्छा मित्र? हाँ, मंगल के दुर्दिनों में उसका सबसे अच्छा मित्र कौन था और उन दिनों में क्या समानता, दोनों में क्या समानता नजर आई आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दुर्दिनों में था? इसमें एक कुत्ता था उसका साथी गांव का, जो कि जिसका नाम था टॉमी। दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों के पास कोई रहने का घर ठिकाना नहीं था और दोनों लोगों के समाज के सताए हुए थे और यहाँ पर दोनों एक ही टाट पे सोते थे और दोनों मालकिन का दिया हुआ जूठन खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया। यह किसके लिए कहा गया है? इस कथन का क्या आशय है? तो बच्चों ये आप लोग लिखिए, ज़्यादातर आपको पता है किसके लिए किसके लिए कहा गया है। तो ये कथन सुरेश के लिए कहा गया था। क्यों? क्योंकि उसको अधिक मात्रा जितना ज़रूरी है उसको उससे ज़्यादा प्यार मिला, जिसकी वजह से बुद्धि भ्रष्ट उसकी हो गई और ज़रूरत से ज़्यादा, शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसको भोजन मिला, जिसकी वजह से उसका शरीर जो था वो मोटा हो चुका था, भद्दा हो चुका था। तो ये सारे सवाल हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इस कथन का में जो मर्म यानी दर्द, इस कथन में जो मर्म छुपा है, दर्द छुपा है, वो क्या दर्द है कि कोई नहीं चुका सकता। इस कथन में लेखक ने बताने की कोशिश की है कि अगर कोई दाई किसी के बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो कोई भी उस दूध का कर्जा नहीं उतार सकता, वो कर्ज रहता है उसके ऊपर। लेकिन मंगल के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था, उससे स्पष्ट है कि उसे उस दूध का दाम नहीं मिला और उसे सुरेश के लिए वो एक बहुत बड़ा त्याग था। ठीक है ना, सुरेश के लिए उस बच्चे ने त्याग किया, उसकी माँ ने त्याग किया और बदले में उसे कोई भी उसका बदला नहीं मिला, बदले में उसे एक गलत और गंदा व्यवहार मिला। ठीक है, वाह रे आपका धर्म इस वाक्य में निहित व्यंग को स्पष्ट किया है। ठीक है ना, तो देवताओं ने बालक को भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोगों ने ये दिखाया है कि भंगिन का दूध पीने से वो बच्चा तो हो रहा है, पल रहा है। ठीक है, भंगिन ने खून पिला के उसको पाला, लेकिन उसमें छूत घुस गई। अचानक लोगों को भगवान की याद आने लगी, लोगों को अपना जो है मज़हब याद आने लगा। तो यहाँ पे एक कटाक्ष भी है कि जब तक वो दूध पिला रही थी, छाती में सटा के दूध पिला रही थी, जैसे खून पिला रही थी, और अब उसके अंदर छुआछूत घुस गई है। तो यहाँ पे दो मुखी रूप दिख रहा है और यहीं पे ये एक व्यंग किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल आप लोग हल कीजिए और इसके साथ साथ ये 3 सवाल जो हैं वो आप आराम से बैठ के इस पाठ को अच्छे से पहला और दूसरा भाग आप पढ़ के उसको करिए। इसका पहला भाग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है मैंने, जिससे आप दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये पाठ मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसके साथ साथ ज़हरास क्लासेस जो कि इंग्लिश और साइंस के लिए, बायो के लिए है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।